हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का बाबा साइंस सॉल्यूशन में। इससे पिछले क्लास में हमने क्लास 10th के केमिस्ट्री का लेसन 1 जिसका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो स्टार्ट किया था। इससे पहले क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वो वहाँ से जाके देख ले। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो दो एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद दो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि कई बार बोर्ड में पूछे भी जा चुके हैं और इस बार भी पूछने की संभावना हो सकती है। तो वो दो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को सूर्य की रोशनी में जलाने से पहले रेगमल से रगड़ा क्यों जाता है। क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, इसको अगर हम सूर्य की रोशनी में जलाते हैं तो इससे पहले उसे रेगमल से रगड़ा क्यों जाता है। रेगमल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैंड पेपर, यानी कि सैंड पेपर से उसे रगड़ा क्यों जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका कारण आखिर क्या है। तो चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम वायुमंडल के O2 एवं CO2 से अभिक्रिया करके अपने ऊपर कार्बोनेट का एक परत जमा लेता है। ठीक, हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं, उनमें O2 है और CO2 भी है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हमारे वायुमंडल के O2 और CO2 इन दोनों गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक कार्बोनेट का परत जमा लेता है और इस परत का जो नाम है, इस परत का नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम है? मैग्नीशियम जो O2 एवं CO2 से अभिक्रिया करके अपने ऊपर परत जमाता है उस कार्बोनेट का क्या नाम है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है? ये जो है अक्रियाशील होता है, यानी कि ये किसी भी तत्व से किसी भी चीज से अभिक्रिया नहीं करता है, अक्रियाशील होता है। ये जो अक्रियाशील होता है तो ये अब चूंकि मैग्नीशियम के ऊपर आके बैठ चुका है, इसी कारण ये अक्रियाशील होने के कारण मैग्नीशियम को भी अक्रियाशील बना देता है, जिसके कारण मैग्नीशियम भी किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो अगर हमको मैग्नीशियम को किसी भी चीज से रिएक्शन करवाना है, अर्थात हमको मैग्नीशियम को सूर्य की रोशनी में और O2 की उपस्थिति में जलाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें MgCO3 को उसके ऊपर से हटाना होगा, तभी जाके मैग्नीशियम जो है पुनः क्रियाशील होगा। तो MgCO3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसी कारण उसे जो है हम लोग क्या करते हैं, रेगमल से साफ कर देते हैं। रेगमल से क्या करते हैं? साफ करते हैं। रेगमल से जैसे ही साफ करते हैं तो MgCO3 का जो परत मैग्नीशियम पर बैठा हुआ होता है वो क्या होता है, वो हट जाता है, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत उस पर से हट जाता है और बच जाता है मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम पुनः क्रियाशील हो जाता है कार्बोनेट के परत हटने के कारण, और इसे तब आसानी से सूर्य की रोशनी और O2 की उपस्थिति में जलाया जा सकता है। तो ये रहा, मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूं। मैग्नीशियम वायुमंडल के O2 एवं CO2 से अभिक्रिया करके अपने ऊपर कार्बोनेट का एक परत जमा लेता है, जिस परत का नाम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला में MgCO3 लिखते हैं। यह कार्बोनेट का परत अक्रियाशील होता है, जिसके कारण Mg भी अक्रियाशील हो जाता है। Mg को पुनः क्रियाशील करने के लिए इसे रेगमल से रगड़ा जाता है, जिससे MgCO3 हट जाता है। किससे? मैग्नीशियम से हट जाता है और Mg सूर्य की रोशनी एवं O2 की उपस्थिति में आसानी से जलने लगता है। तो अब ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। तो मैं इसका एक इक्वेशन भी बताऊंगा कि ये जो सूर्य की रोशनी और O2 की उपस्थिति में जला, इसके लिए एक इक्वेशन बताऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं कि ये Mg जो है यानी कि मैग्नीशियम सूर्य की रोशनी और O2 की उपस्थिति में जला जो है, तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे। चलिए Mg है, ये O2 की उपस्थिति में जला है प्लस O2, और भी क्या है, सनलाइट,
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य की रोशनी, सन लाइट। और इन दोनों में जब रिएक्शन हुआ है तो क्या बना है, MgO, यानी कि रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि Mg इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है, और O जो है इस साइड 2 है, इस साइड 1 है। तो हम O को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक, O यहाँ पे 2 हो गया, O यहाँ पे भी 2 है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2Mg प्लस O2 क्या हो गया, 2MgO। ठीक, वैसे हम बैलेंस करने के लिए एक क्लास हम इसी चैप्टर में आगे दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें। तो चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि चूना जल में कम मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दीवार का चमकीलापन बढ़ता है, जबकि अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दीवार का चमकीलापन धीरे धीरे घटने लगता है। क्यों? यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि चूना जल, जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला के रूप में CaOH लिखते हैं, लेकिन चूना जल में जब हम अधिकतम मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं और तब उसे दीवार पे पेंट करते हैं, तो क्या होता है कि दीवार का चमकीलापन बढ़ता है। और जबकि चूना जल में CO2 गैस अधिक मात्रा में प्रवाहित करके दीवार पे पेंट करते हैं तो उसका चमकीलापन धीरे धीरे घटने लगता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, साथ ही साथ हम लोग समझते भी जाएंगे। चलिए लिखते हैं। तो देखिए, चूना जल, जिसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला के रूप में क्या लिखते हैं, CaOH2। क्या लिखते हैं, CaOH2। चूना जल में कम मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर CaCO3 का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि जल में अविलेय है। इसलिए दीवार का चमकीलापन बढ़ता है।
दीवार का चमकीलापन बढ़ता है। यानी कि चूना जल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CaOH हॉल 2 में, जब हम कम मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करके और इसको दीवार पे हम पेंट करते हैं, तो ये चूना जल और CO2 ये दोनों क्या होता है, रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CaCO3 का उजला अवक्षेप। अब एक यहाँ पे नया वर्ड आया है, अवक्षेप क्या होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमको प्रतिफल के रूप में कोई ठोस पदार्थ प्राप्त हो, ठोस पदार्थ, तो उस ठोस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। तो इसमें जब चूना जल में CO2 गैस कम मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि कम मात्रा में प्रवाहित करके और दीवार पर जब पेंट करते हैं तो ये रिएक्शन करके CaCO3 का उजला अवक्षेप बनाता है। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaCO3 का उजला अवक्षेप बनाता है, जो कि क्या होता है, जल में अविलय है। यानी कि ये जल में घुलता नहीं है, बल्कि जल में नहीं घुलता है, ठीक, जल में अविलय है। इसलिए क्या होता है कि दीवार का चमकीलापन बढ़ता है। अब देखिए जल में अविलय है तो इससे दीवार का चमकीलापन क्यों बढ़ेगा, तो जैसे हम दीवार पे पेंट कर दिया, जैसे बारिश हुई, कुछ भी हुई और उसमें पानी ही डाले, अब चूंकि उससे तो CaCO3 का परत जम गया है जो कि जल में अविलय है, तो दीवार के पेंट में तो इस जल से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, दीवार का चमकीलापन बढ़ता है। इसको चलिए हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, लिखते हैं। हम क्या किए, CaOH हॉल 2 में क्या किया, हम CO2 गैस प्रवाहित किए। कैसा, कम मात्रा में, यहाँ पे लिख देंगे कम मात्रा। कम मात्रा में जब CO2 गैस प्रवाहित किए तो क्या बना हमारा, CaCO3 ये बना, और क्या बना, H2O, ठीक। जब कम मात्रा में हम CO2 गैस प्रवाहित किए तो H2O बना। एक बात फ्रेंड्स, किसी भी कथन को केमिस्ट्री में लिखने के बाद उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही जरूरी होता है। केमिकल फॉर्मूला, और जहाँ पे जरूरी है वहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये जो है यही केमिस्ट्री की पहचान है। ये लैंग्वेज तो हम हर एक सब्जेक्ट में लिखते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की एक अलग पहचान है जिसको हम इस रूप में लिखते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब ये तो बता दिया हूँ कि CO2 गैस कम मात्रा में प्रवाहित करने पर दीवार का चमकीलापन बढ़ता क्यों है, ठीक। अब ये बताने वाला हूँ कि अधिक मात्रा में जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तब दीवार का चमकीलापन आखिर घटने क्यों लगता है। चलिए क्वेश्चन भी मैं मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद सिर्फ आंसर लिखूंगा अगला वाला। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि चूना जल में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दीवार का चमकीलापन घटने क्यों लगता है। चलिए इसका आंसर जानते हैं। चूंकि चूना जल में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, चूना जल में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर CaHCO3 हॉल 2 का निर्माण होता है जो कि जल में विलय है, इसलिए दीवार का चमकीलापन घटने लगता है।
घटने लगता है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि चूना जल में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर दीवार का चमकीलापन घटने क्यों लगता है। उसका आंसर क्या है कि चूना जल में जब हम अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो और उसको हम अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करके उसको दीवार पे पेंट कर देते हैं तो वो दोनों रिएक्शन करके क्या बनाता है, CaHCO3 हॉल 2 का निर्माण करता है, जो कि क्या होता है, जल में विलय होता है, यानी कि जल में वो घुलनशील होता है। उसको अगर हम जल में डालेंगे तो वो घुल जाएगा। अब जब वो जल में घुल जाएगा तो दीवार का चमकीलापन तो स्वतः ही घटने लगेगा, क्योंकि अगर हम उसको दीवार पे पेंट कर दें और बारिश हुई तो बारिश का पानी जैसे ही दीवार पे पड़ेगा तो वो CaHCO3 का जो वहां पे निर्माण हुआ है वो क्या होगा, बारिश के पानी में घुल जाएगा, जिससे क्या होगा, दीवार पे जो पेंट किए थे वो हट जाएगा और क्या होगा, दीवार का चमकीलापन घटने लगेगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। तो क्या किए हम, CaOH हॉल 2, इसमें क्या किए हम, CO2 गैस अधिक मात्रा में प्रवाहित किया ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अधिक मात्रा में प्रवाहित किया। तो ये क्या निर्माण किया, CaHCO3 हॉल 2 का निर्माण किया। यही हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इस क्लास में जो आगे पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे। ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हम लोगों ने जान लिया। अब पहले क्लास में हम लोग क्या किए थे, केमिकल रिएक्शन का जो एक प्रकार था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते संयोजन अभिक्रिया, वो हम लोग पढ़ लिए थे। अब दूसरा उसका जो टाइप है वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, इसको हम लोग अपघटन भी बोलते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इंग्लिश इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ हिंदी इसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया का हिंदी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलिए, संयोजन अभिक्रिया का जब मैं गुण पढ़ा रहा था तो उसमें उसके गुण में एक पॉइंट लिखाया था कि संयोजन अभिक्रिया जो है वो वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है। यानी कि जब विपरीत हो रहा संयोजन अभिक्रिया के, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक और केवल एक प्रतिफल अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एक और केवल एक प्रतिकारक टूट करके ढेर सारे प्रतिफल का निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करेगा। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिकारक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक और केवल एक दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है
उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ इसका परिभाषा वियोजन और अपघटन अभिक्रिया का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक और केवल एक प्रतिकारक, यानी कि एक और केवल एक अवयव जो उसमें लिए हम, वो टूट करके दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन या अपघटन शब्द सुनने से ही लग रहा है कि इसमें पदार्थ का टूटना, पदार्थ के टूटने वाली क्रिया होती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, पदार्थ तो इसमें टूटता है, लेकिन उसमें कुछ शर्त भी होता है कि किस कंडीशन में पदार्थ टूट रहा है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CaCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, इसको अगर हम गर्म करेंगे, गर्म करने का सिंबल ये होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, गर्म। गर्म करने पर ये क्या होता है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। क्या होता है, CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 में टूट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हुआ, यानी कि इस अभिक्रिया के लिए शर्त, यानी कि CaCO3 को टूटने के लिए जो शर्त है वो क्या है, इसको गर्म करना पड़ेगा, तभी जाके ये टूटेगा। मैं बोला था कि इस अभिक्रिया में पदार्थ का टूटने वाली क्रिया होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, कुछ शर्त भी होता है, वही ये शर्त है गर्म